एवरीवन, कैसे हो आप सब। अभी हम एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एड्रेनर्जिक ड्रग्स। एड्रेनर्जिक ड्रग्स अपन को पता है कौन से नर्वस सिस्टम के अंदर आती है, दैट आर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। हमने इस चैप्टर से पहले देखा था कोलिनर्जिक एंड एंटी कोलिनर्जिक, जो किसके अंडर आती है, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। हमने देखा कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या काम करती है, ये आपकी बॉडी के सिक्रेशंस को इंक्रीज करती है और हार्ट बीट रेट को डिक्रीज करती है। वहीं पे हमको पता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमने सुना है कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन में कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होगा, दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। हम इसका और किस नाम से जानते हैं, दैट इज योर सर्वाइवल मोड। एंड इसमें जो आपके सिक्रेशंस होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, एंड हार्ट बीट रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। So let's start. Adrenergic drugs. Adrenergic drugs are under the sympathetic nervous system which is responsible for fight and flight response. अब हम देखेंगे थोड़ा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे है, कैसे काम करते हैं। सबसे पहले टायरोसिन आएगा आपके न्यूरॉन के अंदर। टायरोसिन कन्वर्ट होगा डोपा में। टायरोसिन किस में कन्वर्ट होगा, डोपा में, बाय द हेल्प ऑफ विच एंजाइम, टायरोसिन डी कार्बोक्सीलेज। वहीं पे डोपा किस में बदलेगा, दैट इज योर डीए, and by the help of which enzyme, dopa decarboxylase and DA convert into Na, that is a noradrenaline। अब हम पढ़ रहे हैं एड्रेनर्जिक ड्रग। जब ये नॉरएड्रेनालिन किसी सेल में जाएगा वहाँ पे उसको एंजाइम एक्टिवेट करेगा और वो किस में एक्टिवेट होगा, एड्रेनलिन में। ओके, सो सबसे पहले हमने, अगर हम चाहते हैं कि जो एड्रेनर्जिक एक्टिविटी रुक जाए तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। लाइक हम इस एंजाइम को इनिबिट कर सकते हैं, टायरोसिन डीकार्बोक्सिलेज को, डोपा डीकार्बोक्सिलेज को इनिबिट कर सकते हैं। इसका जो अगर हम इसको रीअपटेक कर दें, वापस उसी में भेज दें, हमें नहीं चाहिए तो हम ये भी प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें करना क्या है, हम मेनली अगर अभी हम पढ़ रहे हैं सिंपैथेटिक एक्टिविटी, सिंपैथेटिक एक्टिविटी में हम क्या देखते हैं, जितने भी सिक्रेशंस होते हैं सारे कम हो जाते हैं, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाते हैं। अब ऐसा कुछ जैसे हमने कोलिनर्जिक में पढ़ा था कि उसके पास भी रिसेप्टर थे, लाइक निकोटिनिक रिसेप्टर एंड मस्केरानिक रिसेप्टर, वैसे ही हम एड्रेनर्जिक के रिसेप्टर्स पढ़ते हैं, लाइक अल्फा रिसेप्टर्स एंड बीटा रिसेप्टर्स। और हमें ये भी चीज़ पता है कि अल्फा बीटा रिसेप्टर्स ये क्या करेंगे, सारी चीज़ों के सिक्रेशंस को डिक्रीज कर देंगे एक्सेप्ट योर हार्ट बीट रेट। ठीक है, सो हम देखते हैं अल्फा एंड बीटा, एंड अल्फा इज ऑल्सो कंपोज ऑफ टू रिसेप्टर, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। अल्फा 1 रिसेप्टर कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपकी ब्लड वेसल, आई एंड प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। हमने देखा कि जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है वो सिक्रेशंस को क्या कर देगा, कम कर देगा, यानी क्या करवाएगा, डायलेशन, और हार्ट बीट रेट को क्या करेगा, इंक्रीज। तो सबसे पहले ब्लड वेसल क्या क्या किया, वेसो कंस्ट्रिक्शन, जिससे क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगा। आई मिड्रेसिस यानी डायलेशन किया, यूरेथ्रा आउटफ्लो कम यानी अगेन डायलेशन किया। अगर हम वहीं देखें अल्फा 2 रिसेप्टर क्या करता है, प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर है, मतलब अगर आपका अल्फा 1 ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो उसको रिलीज को क्या करेगा, कंट्रोल, दैट इज कंट्रोल द रिलीज ऑफ एड्रेनलिन विच इज नोन एज प्री सिनेप्टिक ब्रेक। और इसका जो पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर है वो किसकी तरह काम करेगा, एज इट इज वर्क लाइज अल्फा 1 रिसेप्टर की तरह काम करेगा। वहीं पे हम देखते हैं बीटा रिसेप्टर्स कितने टाइप के होते हैं, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3 रिसेप्टर। बीटा 1 प्रेजेंट होते हैं हार्ट पे एंड जीजी सेल पे। हमको पता है कि जो बेसिकली एड्रेनर्जिक सिस्टम है ये हार्ट बीट रेट को इंक्रीज करेगा, यानी आपकी हार्ट बीट रेट इंक्रीज होगी। ठीक है, फिर इसने बोला जीजी सेल भी क्या करेगी, रेनिन को रिलीज करेगी। एक्चुअली हमने ये देखा है रीनल सिस्टम में, हम जानते हैं कि रेनिन क्या काम करता है, एंजियोटेंसिनोजन है, उसको रेनिन किस में बदलेगा, एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 को कौन बदलेगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन 2 में। और ये क्या काम करता है, इट इंक्रीजेज द जीएफआर एंड ये क्या रिलीज करेगा, एल्डोस्टेरॉन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द बीपी। सो इट इंक्रीजेज द हार्ट बीट रेट एंड जेजी सेल रिलीज द रेनिन। वहीं पे अगर हम देखें बीटा 2 रिसेप्टर कहाँ पे, इसकी लोकेशंस हमको पता है, जितना भी जो एड्रेनर्जिक सिस्टम का काम होता है सब चीज़ों का डायलेशन, लंग्स ब्रोंको डायलेशन, जीआईटी कॉन्स्टिपेशन। वहीं पे कोलिनर्जिक में क्या था, डायरिया, यूरिनरी ब्लैडर का आउटफ्लो कम, वहाँ पे क्या था, एक्सेस ऑफ यूरिन, ब्लड वेसल का वेसो डायलेशन, लीवर में ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करना, स्केलेटल मसल से ट्रेमर्स आना। हम एक छोटा सा पॉइंट देखेंगे, लीवर में ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करना
इसके बाद में फिर देखेंगे बीटा 3 रिसेप्टर, फैट का लाइपोलाइसिस कराना और ब्लैडर को रिलैक्स करना। हमें पता है, अगर हमने एक चीज़ देखी, अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लड वेसल पे काम कर रहा है वेसो कंस्ट्रिक्शन, और बीटा 2 रिसेप्टर ब्लड वेसल पे काम कर रहा है वेसो डायलेशन। अगर अल्फा 1 ज़्यादा होगा तो वेसो कंस्ट्रिक्शन, बीटा 2 ज़्यादा होगा तो वेसो डायलेशन। हम देखेंगे तो छोटा सा इसका काम होता है, दिस इज इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म। हमने वो क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज हमने देखा जो बीटा 2 रिसेप्टर है वो ब्लड शुगर लेवल को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं अगर कोई पेशेंट जो हाइपोग्लाइसीमिया वाला है, हाइपोग्लाइसीमिया वाले पेशेंट में क्या होगा, जो बीटा 2 सिस्टम होगा वो एक्टिवेट होगा और उसके ब्लड शुगर लेवल को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। दूसरा, वो वार्निंग सिम्टम्स लेकर आएगा, लाइक ट्रेमर्स आना। बीटा 1 रिसेप्टर क्या करेगा, हार्ट रेट को इंक्रीज करके, बीटा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट होगा उसमें तो टेकीकार्डिया करेगा, बीटा 2 ट्रेमर्स लाएगा, और अपन को पता है ये शुगर लेवल को बढ़ा रहा है। और M3 रिसेप्टर कोलिनर्जिक का वो क्या करेगा, स्वेटिंग करेगा। ये तो नॉर्मल कंडीशन थी जब आपने बीटा रिसेप्टर सही चल रहा था। अगर हम माने कि इफ़ शुगर इज़ नॉट टेकन इवन दैट, सीधी सी बात है हाइपोग्लाइसीमिया वाला पेशेंट है, अगर वो शुगर नहीं भी लेगा तो भी क्या होगा, बीटा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट होगा और उसको उस कंडीशन से बचा लेगा। वो कैसे बचाएगा, बाय द हेल्प ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट बनना। दूसरा क्या करेगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, यानी ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके क्या बनाएगा, ग्लूकोज। और ये क्या इनहिबिट करेगा, ग्लाइकोजेनेसिस, यानी ग्लूकोज से पायरुविक एसिड को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, बिकॉज वी वांट ग्लूकोज, हमें हाइपोग्लाइसीमिया से बचना है। ठीक है, अगर अब हम इसके बाद में एक चीज़ और देखें, क्या सपोज अगर कोई पेशेंट है उसने बीटा ब्लॉकर्स ले रखी हैं, क्या ले रखी हैं, बीटा ब्लॉकर्स, तो उसमें क्या बीटा रिसेप्टर काम करेगा, नहीं काम करेगा। उसमें जब बीटा रिसेप्टर काम नहीं करेगा, यानी कि उसकी बॉडी में हमें क्या देखने को मिलेगा कि वो उसमें एक तो ना तो बीटा ब्लॉकर क्या कॉज करेगा, उस डायबिटिक मास्किंग ऑफ वार्निंग सिम्टम्स, जैसे जो जो सिम्टम्स आते हैं लाइक टेकीकार्डिया, ट्रेमर्स, ये सब तो उसके रुक जाएंगे। ठीक है, और क्या करेगा, वो हाइपोग्लाइसीमिया से भी नहीं बचा सकता उस पेशेंट को। सो हमें बीटा ब्लॉकर किस में नहीं देने, जो पेशेंट बेसिकली बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन डायबिटिक पेशेंट। सो हम डायबिटिक पेशेंट को बीटा ब्लॉकर नहीं दे सकते, बिकॉज जो वार्निंग सिम्टम्स होते हैं वो उसको क्या करते हैं, छुपा देते हैं। तो अगर हमने बाई चांस किसी को बीटा ब्लॉकर दे रखा है, ठीक है, तो अगर हम देखेंगे बीटा ब्लॉकर दे रखा है तो उसको रिलेबल सिम्टम क्या होगा कि जिससे हमें पता चले कि पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया है, दैट इज ओनली स्वेटिंग। सो स्वेटिंग इज द ओनली रिलेबल सिम्टम्स ऑकर इन द बीटा ब्लॉकर मेडिकेशन। जो पेशेंट बीटा ब्लॉकर पे चल रहा है उसमें सिर्फ कौन सा सिर्फ जो देखने मिलेगा सिम्टम, दैट इज स्वेटिंग। थैंक यू सो मच, होप वन यू लाइक इट। इसका जो दूसरा पार्ट है वो हम कल अपलोड करेंगे। ठीक है, बाय बाय, स्टे ट्यून।